ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ें जान ली कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो सीरीज़ वाला पार्ट है, जैसे स्पेक्ट्रम सीरीज़ हम लोग बोलते हैं जिसको, उसके अंदर क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम सीरीज़ में आपको बस इतना याद रखना है, एक तो कि ये सीरीज़ है क्या। तो लाइमन होती है, बाल्मर होती है, ठीक है, फिर पाशियन होती है, फिर ब्रेकेट, और ये फंड होती है, और एक लास्ट में होती है हमफ्री। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई नहीं है, हमफ्री। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको बस ये n1 का वैल्यू फिक्स रखना है 1, यहाँ पे n1 का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, यहाँ पे n1 का वैल्यू होगा दैट इज़ 3, और यहाँ पे n1 का वैल्यू होगा 4, और यहाँ पे n1 का वैल्यू 5 है, और इस वाले केस में n1 का वैल्यू होगा 6। ठीक है। अब आपको क्या करना है, n2 के बारे में सोचना है। तो n2 के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, या 1 है तो ये 2 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 2 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। अगर हम इस केस में बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 3 से शुरू हो जाएगा और फिर ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें n2 की इस केस में, तो ये 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे n2 की बात करेंगे तो ये 5, 6, 7 है, और यहाँ पे n2 की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, 6, 7 और 8 इस तरह से। और यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7, 8, 9 एंड 10। ओके। अब आपको एक और चीज़ इसमें याद रखनी है जो सबसे बेसिक है। ये वाली जो लाइन है ये यूवी रेडिएशन है, और ये वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल। ठीक है, ये विजिबल वाली है। और ये वाली जो लाइंस हैं ये दोनों, इनको हम लोग बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे फार इंफ्रारेड। ठीक है, फार IR। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कलर कोडिंग भी मालूम होनी चाहिए थोड़ी सी। अब विजिबल में आप एक बात समझिए, विजिबल का जो स्पेक्ट्रम रेंज है वो हम कैसे लिखते हैं, विबग्योर ऐसे लिखते हैं। आपको पता है कि जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो लैम्बडा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो वॉयलेट कलर है उसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो अभी अगर हम वेवलेंथ तो इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एनर्जी जो होगा वेव का वो डिक्रीज करेगा। वाई, बिकॉज वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो hc/लैम्बडा होता है। तो अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। सो दिस इज द आइडिया। तो यहाँ पे आपको बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, लैम्बडा मैक्स को लेकर पूछा जाता है, और एक आता है लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा मिनिमम क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम क्या है फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है, या फिर बाल्मर सीरीज। कोई भी सीरीज आपको दे देगा वो बोलेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करिए। जहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मिनिमम होगा। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात। एक टर्म यस। होता है वेव नंबर। क्या होता है भाई, ये वेव नंबर। वेव नंबर हम किसको बोलते हैं, 1/लैम्बडा को बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो ये वेव नंबर है। अब अपने पास में जो फॉर्मूला है उसको हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1/लैम्बडा या वेव नंबर
ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो कोई रेडबर्ग कांस्टेंट है और यहाँ पे जेड स्क्वायर है। हाइड्रोजन होता है इसलिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 होती है, बट अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस माइनस 1/n²। एक तो ये रिलेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अभी आपको क्या करना होता है कि लैम्बडा को मैक्सिमा करना होता है और मिनिमा करना होता है। तो जैसा मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम आपको बोला था कि मैक्सिमा मिनिमा में आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा आपको फाइंड करना है, तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लो कि ये वैल्यू आपने मैक्सिमम कर दी, ये वैल्यू मैक्सिमम कर दी, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो आपका ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या सभी स्टूडेंट इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर 1/λ को, अगर मैंने लैम्बडा को मैक्सिमम करा तो 1/λ की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। अब मिनिमम तभी आ सकती है जब आपके पास में ये वाला पोर्शन, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला वैल्यू इसमें से माइनस हो रहा है। इस वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, ताकि ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ आ रही बात? तो ये मैक्सिमम कब आ सकता है, जैसे मान लो कि लाइमन की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम कब आ सकता है, तो मैं n2 की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो ये 2 क्या होगा, 1/4। अगर 3 पुट करूँगा तो 1/9 हो जाएगा। यानी कि 1/9 तो एक छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1/4, ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा लाइमन के लिए, फॉर लाइमन ओनली, 1/λ max अगर मेरे को लिखना है, सो दिस कैन बी रिटन एज RH, और हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर है, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा, और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको लैम्बडा मैक्स करना है। अगर आपको लैम्बडा मिनिमम निकालना हो, 1/λ मिनिमम, अगर ये मिनिमम करना है तो RH1 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा ऐसा कैसा, और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप इस वाली वैल्यू को सबसे छोटा करेंगे ताकि ये मैक्सिमा हो सके, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार इन्फिनिटी लाओगे अब, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के केस में अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो याद कर लीजिए कि n2 का वैल्यू आपको इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम के लिए आप याद मत करो, क्योंकि वो आपको क्या करना है, उसका इमीडिएट नेबर सेलेक्ट करना है। जैसे लाइमन का n1 1 है तो आपको n2 की वैल्यू 2 रखनी है, सिंपल। और अगर बाल्मर है तो बाल्मर में n1 खुद 2 है तो n2 की वैल्यू 3 रखनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, n2 की वैल्यू को इन्फिनिटी प्लेस कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है, तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। अब क्या हमको ये वाले के ऊपर दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया तो हमने अल्टीमेटली इन दोनों को भी निकाल ही लिया, ठीक है ना। वेव नंबर भी हम अल्टीमेटली निकाल ही रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से वैल्यू को काउंट करना है। क्लियर है? और कल मैंने आपको ये भी बोला था कि आप होमवर्क में क्या करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ हर स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद में आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसके बीच बीच में कितना गैप है या कितनी रेंज है, वो वैल्यू के बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी। ये एक पार्ट तो ये हुआ कि भाई मैक्सिमम मिनिमा वगैरह पूछा जा सकता है। दूसरा ये पार्ट होता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो क्या है फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक सेल से दूसरी सेल में, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी,
तो क्या फॉर्मूला था उसका, बताइए। एनीवन? The number of spectral line, let's say transition is like we are considering transition n1 से लेके सर n2, n2 माइनस n1, है ना? फिर एक ब्रैकेट में सर n2 माइनस n1, हाँ हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 माइनस n, नहीं सर 1 1 डिवाइडेड बाय 2 सर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा केस, स्पेशल केस बन जाता है, स्पेशल केस जिसमें n1 का वैल्यू 1 है। n1 का वैल्यू क्या है? 1। तो अभी क्या होगा, इसमें आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो कैसे दिखेंगी? वो दिखाएगी n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, आपको क्या मिल रहा है? n2 माइनस 1 बाय 2। और इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं n माइनस 1 अपॉन 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्पेशल केस है, दिस इज स्पेशल केस। पर ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़े स्मार्ट हो गए, वो ऐसे नहीं बोलते कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकाली, क्योंकि ये तो क्या होता है, सारे बच्चे ये फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं और आंसर मार्क कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछने का ऐसा तरीका आता है कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, लेट्स से कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन अपन कंसिडर करते हैं, n1 इज इक्वल टू 3 और n2 इज इक्वल टू लेट्स से 6। आपको इसमें पूछेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ विजिबल लाइंस। विजिबल लाइंस, ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको बोलेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस विच आर in the range of infrared। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अभी ये क्या हो गया, थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, थोड़ा उसमें लैंग्वेज ट्विस्टेड है। तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, करिए सॉल्व। सर फर्स्ट में 0, फर्स्ट में 0। ओके, और सर सेकंड में 2 3 सर 3। 3 आएगा सर। 3 आएगा। अब जरा समझिए,
कि हमारे पास, हमको याद है कि n1 का वैल्यू जब 1 होता है तो उस केस में हमको एक यूवी रेडिएशन मिलती है, और जब n1 का वैल्यू 2 होता है तो हमको विजिबल मिलता है। तो यहाँ पे तो n1 का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी नहीं हो, तो ये आंसर 0 वाला बिल्कुल सही है। जब हम n1 की वैल्यू 3 बोलते हैं तो वो सब तो इंफ्रारेड में ही आते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6 - 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये जितनी भी लाइन आने वाली है वो किस में आएगी, ये इंफ्रारेड। है ना। तो ये कितना बन रहा है, 6 - 3 प्लस 1, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 2, 6 बना। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि n1 की वैल्यू 3 है, तो जैसे आप समझो, ऐसे समझो कि यहाँ पे ये थर्ड लाइन है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे और यहाँ से यहाँ जाओगे, तो ये तो 3 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ पे ये 4 और ये 5 और ये फाइनली 6। तो ये सभी के सभी क्या है, ये 6 लाइन आपको दिख रही, 6 के 6, और ये 6 के 6 किस में है, इंफ्रारेड में है। आपको समझ में आ रही बात। देखो यस 3 से 4 गए, 4, फिर देख एक बार 3 से 4 जाएंगे, फिर 3 से 5 जाएंगे, 3 से 6 जाएंगे, तो ये तीन तीन लाइन तो यहाँ पर हो गई। फिर क्या होगा, 4 से 5 जाएंगे, 4 से 6 जाएंगे, तो 2 यहाँ पर हो गई, और एक फाइनली क्या होगा 5 से 6, तो ये एक। अभी समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये टोटल 6 लाइन होगी इसके अंदर। आपको ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन का ये टाइप हो गया एक। ओके, तो ये था स्पेक्ट्रल सीरीज वाला। अब इसमें क्या होता है, कई एक ग्राफ आपको पूछ लेता है कई बार, जैसे ऐसा ग्राफ बना लेगा और यहाँ पे लिख देगा 1/n1², लेट्स से इट इज n2², और यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये वेव नंबर है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, क्वाड, ऐसा कुछ आपको बोल दे तो क्या बनाओगे। ऐसा करके कैसा ग्राफ सर बनेगा। पैराबोलिक। देखो ये वेव नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है 1/n1², ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/n2² ये वेरिएबल है। अब ध्यान देना कि ये वाली वैल्यू y एक्सिस पे है, तो इसको मैंने y पे रख दिया, RH कोई कांस्टेंट है, और फिर इसको मैंने लिख दिया n1², और आगे मैं जा रहा हूँ RH लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/n2²। तो आपको पता है ये y है, और ये वाला पार्ट पूरा c हो जाएगा, माइनस ये वाली m है तो r, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट x है, तो यहाँ पे x। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप आ रही है RH, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो नेगेटिव स्लोप इस तरह से होगा। ठीक है, दिस इज थीटा, और ये जो tan ऑफ थीटा आएगा वो आएगा -RH। क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये हाँ पूछा सर। गया है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है भाई, यस सर। हाँ सर। इसको भी नोट कर लो, क्योंकि जहाँ पे जो जो गलतियां हो रही है इसको नोट करते चलिए। यस। डन, ओके ग्रेट।
तो इस Yes. तरीके हमने इसको देख लिया। अब हमारे पास एक आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लिखा था, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारे पास जो अगला टॉपिक रहता है वो रहता है क्वांटम नंबर्स, राइट। और एक बीच में टॉपिक हमसे मिस हो रहा है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसके अंदर मेनली आपको याद रखना है, एक तो ये थ्रेशोल्ड वाला ड्रामा याद रखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ऐसे ही वेवलेंथ भी होता है थ्रेशोल्ड। और एक टर्म याद रखना है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है। और एक रिलेशन है सिंपल सा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आ रही बात। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पूरा ऐसा पीएचडी करना शुरू कर दें ऐसा नहीं करना है, इसमें भी आपको मेन मेन चीज़ें याद करनी है। और ऐसा समझना है कि क्या हो रहा है, लाइट का फोटोन मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है इस तरह से। ये लाइट का फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो भाई लाइट के फोटोन के पास में कुछ एनर्जी होगा, तो ये एनर्जी इसको देगा। तो मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको ये मालूम है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो भाई ये कितना एनर्जी लेके आया था, एच न्यू। लेकिन इस मेटल ने क्या करा होगा, कुछ एनर्जी तो खा ली होगी उसने, ठीक है। उसने बोला होगा कि भाई मेरा क्या फ़ायदा, तो उसने बोला कि भाई तेरे को इतना पैसा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा, तो वो क्या करेगा, वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी ले लेगा यहाँ पे, है ना। इट विल गेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क फंक्शन, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, तो अभी मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चलूँ लाइट फोटोन की, जो भी मेरा लाइट फोटोन है उसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चलूँ, लाइट फोटोन फ्रीक्वेंसी है ना न्यू, इसको मैं बढ़ाऊँ, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये बात आपको ठीक ठाक लग रही है ना। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको पता है कि ये जो वर्क फंक्शन है तो कांस्टेंट है, और मैं इस वाले पार्ट को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट इंक्रीज होगा कि नहीं, सिंपल बात यस है ना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कतई नहीं बढ़ेगी, ध्यान देना। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइट फोटोन पर यूनिट एरिया बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, नंबर ऑफ लाइट फोटोन पर यूनिट एरिया। मान लो कि एक एक यूनिट एरिया में पहले 100 फोटोन आ रहे थे, अब मैंने 500 फोटोन कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उतना ज़्यादा चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। तो फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, if you are going to increase the intensity, then photo current will increases, but it does not have any impact on the kinetic energy of ejected electron. Kinetic energy of ejected electron will only affected by changing frequency, either changing frequency or
चेंजिंग वेवलेंथ, ठीक है। अगर आप वेवलेंथ बदलेंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। समझ आ रही बात? बिकॉज क्योंकि ये जो एच न्यू है, ये एच न्यू तो ऐसे भी तो लिखते हैं हम लोग एच सी बाय लैम्बडा। तो अगर आप लैम्बडा बदलेंगे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अभी आप लैम्बडा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। समझना बात को। लैम्बडा को देखो, ये है एच सी अपॉन लैम्बडा और ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट फोटोन आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्बडा को इंक्रीज कर रहा हूँ, लैम्बडा को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइट फोटोन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्क फंक्शन से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि लैम्बडा बढ़ाने का मतलब क्या है, एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लैम्बडा एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेगा और उससे आगे अगर अगर आपने लैम्बडा बढ़ाया तो फिर फोटो इजेक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? तो लैम्बडा की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम रहेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। वाई? बिकॉज एच न्यू। तो ये वैल्यू अगर मैं मिनिमम रखता हूँ तो मेरा फोटो इजेक्शन होना चाहिए। और अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली फोटो इजेक्शन तो होगा ही होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो फोटो इजेक्शन तो होगा ही होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ही आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, minimum frequency required for the ejection of electron from the metal surface with the help of light photon is called threshold frequency। समझ में आ रही बात? और maximum wavelength required to have photoelectric effect, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? तो वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम टर्म यूज होता है और फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम टर्म यूज होता है। समझ में आ रही बात कैसे आप इसको लिखेंगे, है ना? तो लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है इसलिए लैम्बडा के लिए हम लोग मैक्सिमम शब्द यूज करेंगे और इसके लिए क्या यूज करेंगे, मिनिमम। क्लियर है बात? और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस में से मिनिमम एनर्जी जितनी आपको देनी पड़ेगी वो वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। सो यस। दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटली हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब हमारे पास में पार्ट 2 बचेगा। पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, शेप ऑफ ऑर्बिटल की और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग उसको एग्जॉस्टिवली कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसका आपको क्विकली रिवाइज करना है घर बैठ के और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको दोबारा सॉल्व करना है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पर इस बार आपको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है 1 से लेके 30 ऐसा आपको टाइमर सेट करना है। आपने क्वेश्चन सॉल्व शुरू करना है 1 से लेके क्वेश्चन 30 तक और इसको आपको हाफ एन आवर में करना है, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में इसको सॉल्व करना है। तो फिर आपको देखना है कि आंसर की वेरीफाई करके देखना है कि आप आधे घंटे में ये 30 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए। ठीक है, अगर आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करते हैं और उसमें से आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो अब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। आप टाइमर लगा के सॉल्व करिए। कैसे? टाइमर लगा दीजिए। पहले आपने हो सकता है 2 दिन में सॉल्व किए थे वो 25 क्वेश्चन, अभी आपको क्या करना है, आधे घंटे में ही सॉल्व करना है। ठीक है, या 20 मिनट में सॉल्व करना है। तो जब आप टाइम लिमिटेड रखोगे तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है रिवीजन का, इसको आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा के देखिए और अगर फिर भी आपको तकलीफ होता है तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके? सर हाँ जी। सर एक पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी के चैप्टर में डाउट था, मतलब बोलिए। सर वो ऑर्डर पूछना था सर कि
एन, बी, बी और ओ। सर नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन और ऑक्सीजन। सर इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? साइज में? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा इनको थोड़ा पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लेते हैं। बोर बी बोरॉन, उसके बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये ठीक है। हाँ अब सर। जब जब हम इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है कि नहीं इंक्रीज? तो कायदे से यस। ऑर्डर ये आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में गड़बड़ होता है। आपको याद होगा इसमें 2p3 है और इसमें 2p4 है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। तो सबसे पहला चेंज तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब दूसरा चेंज यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये 2s2 है और ये 2p1 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब B ज़्यादा होगा और बोरोन कम होगा। तो ये आएगा आंसर फाइनली, बोरोन सबसे कम, B, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ओके सर। ठीक है बालक? यस सर। यस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय सभी को, थैंक यू सो मच। बाय सर।